गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, मतलब नए राजा और उनके राज्य या राज्य। तो स्टार्ट करते हैं हम। मैनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज आफ्टर द 7th सेंचुरी। कई जो डायनेस्टीज को बोलते हैं राजवंश को डायनेस्टीज बोलते हैं। तो 7th सेंचुरी में 7वीं शताब्दी में बहुत सारी नई जो डायनेस्टी थी, राजवंश थी, उनका उदय हुआ। मैप 1 shows the major ruling dynasties in different part of the subcontinent between the 7th and 12th century। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में कई जो बड़ी बड़ी जो राजवंश थे, बड़ी बड़ी डायनेस्टियाँ थी, वो इस सब कॉन्टिनेंट में वो इमर्ज हुई। तो उनको यहाँ पे देखते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है, ये कश्मीर है, अरब मुल्तान, अरब, ये यहाँ चहामनाज दिया गया है, ये इंद्रप्रस्थ लिखा हुआ है, ये गुर्जर प्रतिहारा लिखा हुआ है, ये कन्नौज है, ये प्रयाग है, और ये चंदेल, परमार, और ये राष्ट्रकूटाज, उनकी नाम बहुत, यहाँ पे ये कलिंगा दिया हुआ है, ये गंगाज दिया हुआ, गंगाज, उत्कल, ये पलास, ये इसमें नाम समझ में नहीं आ रहे हैं। तो इनमें से ये कुछ जो डायनेस्टीज़ हैं, ये इनका जो इमरजेंस है वो हुआ 7th से लेके 12th जो सेंचुरी है उसके बीच में। अब हम पढ़ते हैं द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी, जो नए राजवंशों का उदय किस तरह से हुआ। बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर्स चीफ इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सम कॉन्टिनेंट। जो 7वीं शताब्दी तक आते आते जो उपमहाद्वीप था उसके विभिन्न भागों में, अलग अलग भागों के में बड़े बड़े जो भूस्वामी थे और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। और एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबॉर्डिनेट और सामंताज। जो उस समय के जो राजा थे वो उन्हें प्राय अपने मातहत या सामंत के रूप में उनको मान्यता दे देते थे, वो कि ये हमारे सामंत हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं, तो उनके बिहाफ में वो वहाँ पर राजकाज देखते थे। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड। तो उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या अपने स्वामी के लिए उपहार लाएं, और देवर बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स, और उनके दरबार में हाजिरी लगाएं, एंड प्रोवाइड देम विथ मिलिट्री सपोर्ट, और उनको साथ साथ जो मिलिट्री सपोर्ट है, सैन्य सहायता भी प्रदान करें। तो असामंताज गेन पावर एंड वेल्थ। जैसे जैसे जो सामंत थे उन्होंने अपने जो सत्ता थी और संपदा थी वो पा लेते थे, जैसे सत्ता और साथ में संपदा, उसको बोलते हैं वेल्थ, मतलब बहुत सारा धन और साथ में पावर, उनको जब वो पा लेते थे, दे डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी महासामंत। वो अपने आप को महासामंत घोषित कर देते थे, महामंडलेश्वर घोषित करते थे, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन, मतलब जो जिस सर्कल और रीजन में वो रहते थे, जो उनके अंडर में था, उसका वहाँ का लॉर्ड। तो समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड। कभी कभी वो क्या करते थे, वे अपने स्वामी के जो आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। मतलब वो जो उनके स्वामी थे, जो राजा थे, वो ये बोल देते थे कि हम इनके अंडर अब नहीं हैं, हम अब इंडिपेंडेंट हैं। तो वन सच इंटेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटाज इन द डेक्कन। इसी तरह का एक जो उदाहरण है वो डेक्कन जो बोलते हैं, जो दक्षिण में है इस समय, तो उसमें राष्ट्रकूट डायनेस्टी इसी तरह की थी। इनिशियली देवर सबॉर्डिनेट टू द चालुक्य, शुरू में, और ऑफ कर्नाटका, वो कर्नाटका के चालुक्य जो राजवंश था उनके सबॉर्डिनेट थे। इन द मिड 8th सेंचुरी, मतलब 8वीं शताब्दी के मध्य में, दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट चीफ, एक राष्ट्रकूट जो मुखिया था दंतीदुर्ग, ओवर थ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म्ड अ
रिचुअल उसने अपने जो राजा थे, ओवरलॉर्ड थे, उनको गद्दी से हटा दिया और एक रिचुअल परफॉर्म किया जिससे बोलते हैं हिरण्यगर्भ। तो व्हेन दिस रिचुअल वाज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मणास, जब ये रिचुअल जो था वो ये जो अनुष्ठान, रिचुअल को बोलते हैं अनुष्ठान, ये रिचुअल किया गया उसने ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था। तो यह माना जाता था कि इससे प्राप्त जो याजक या जन्मा क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। मतलब ये है कि ये सेक्रीफाइस एज अ क्षत्रिय, रीवर्थ फॉर द सेक्रीफाइस एज अ क्षत्रिय, मतलब क्षत्रिय जो जन्मा नहीं है, जैसे द गोल्डन बॉम्ब जो हिरण्यगर्भ है उसका मतलब होता है द गोल्डन बॉम्ब। तो व्हेन दिस रिचुअल वाज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मणास, जब ये जो अनुष्ठान था ब्राह्मणों की मदद से पूरा किया जाता था, तो इट वाज थॉट द लीड टू द रीबर्थ, ये सोचा जाता था कि उसका फिर से जन्म वो लेगा, और ऑफ द सेक्रीफाइस एज अ क्षत्रिय, अपने क्षत्रिय को सेक्रीफाइस करके वो वापस से जन्म लेगा। और इवन इफ़ ही वाज नॉट वन बाय बर्थ, चाहे वो जन्म से और ना हो, क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। तो इन अदर केसेस men from enterprising families used their military skill to carve out kingdom. फॉर इंटेंस, दूसरे कुछ उदाहरण में जो परिवार थे, जो उद्यमी परिवार थे, मतलब जो व्यापारिक परिवार थे, उनमें पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल, मतलब मिलिट्री स्किल का इस्तेमाल किया। और इसके लिए फॉर इंटेंस द कादम्बा, मौर्य शर्मन and the Gurjar Pratihara Harichandra was Brahmanas who gave up their traditional professions and took to arms, successfully established kingdom in Rashtrakuta, in Karnataka and Rajasthan respectively. अब ये थे मिसाल के तौर पे कदम मयूर शर्मन कदम मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर, मतलब जो उनका पेशा था ब्राह्मण का, उसको छोड़कर शस्त्र को अपना लिया, मतलब उन्होंने आर्म्स अपना लिए और अपने आप को कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। मतलब कदम मयूर शर्मन ने कर्नाटक में और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ने राजस्थान में अपने राज्य स्थापित किए। अब इसमें है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, मतलब जो राज्य था उसका प्रशासन किस तरह से चलता था। तो मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल सच एज महाराजा धीराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स। जो नए जो राजा थे उन्होंने अपने आप को ये जो नए राजा थे इनमें से कईयों ने अपने आप को महाराजा धीराज और इसी तरह की अन्य भारी भरकम जो उपाधियाँ होती हैं वो धारण की। त्रिभुवन चक्रवर्ती उसको बोलते हैं, सो ऑन, इसी तरह की। तो हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, मतलब इस तरह के दावों के बावजूद दे ऑफन शेयर्ड पावर देयर सामंताज एज वेल एज विद एसोसिएशन ऑफ पेसेंट ट्रेडर्स एंड ब्राह्मणास। मतलब इन सब उपाधियों के बावजूद उनको जो था कि अपने सामंतों और साथ साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ उनको अपनी सत्ता की साझेदारी करनी पड़ती थी। मतलब खुद को दे लिया भारी भरकम नाम, पर सत्ता की साझेदारी उनको ब्राह्मणों के साथ में उनको अपने किसानों के साथ, ट्रेडर्स, व्यापारियों के साथ, इन सब के साथ उनको साझा करना पड़ता था अपने राज्य को, एडमिनिस्ट्रेशन को। तो इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्स वाज ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर। तो इन हर स्टेट में ये जो सभी राज्य थे इसमें जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता था, जो उत्पादक होते थे, जो जैसे कि किसान हैं, पशुपालक हैं, कारीगर हैं, संसाधन, इनसे रिसोर्सेज इकट्ठे किए जाते थे
और दैट इज़ पीसेंट कैटल कीपर्स आर्टिसन हु वर ऑफन परस्यूडेड और कंपेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस। मतलब इनको बोला जाता था कि इनको अपने जो उत्पाद हैं, मतलब जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया जाता था या बाध्य किया जाता था, मतलब एक हिस्सा उनको देना पड़ता था। तो समटाइम्स दीज वर क्लेम्ड एज रेंट, कभी कभी ये रेंट की तरह कहलाता था। ड्यू टू अ लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन्ड द लैंड, रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स। तो कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि जो प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था, जो इनसे लेता था वो बोलता था कि मैं भूस्वामी हूँ या इस ज़मीन का मालिक हूँ। और राजस्व जो था, रेवेन्यू जो था, वो व्यापारियों से वसूला जाता था। तो यहाँ पर है 400 टैक्सेस। इसमें है द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द चोलाज हु रूल्ड इन तमिलनाडु रिफर टू मोर देन 400 टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। तो जो एक जो शिलालेख है वो तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के जो विभिन्न किस्म के जो उन्होंने टैक्स लगाए थे, लगभग 400 करों के लिए, विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं, मतलब 400 से ज़्यादा टर्म्स मिलते हैं करों के लिए। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन टैक्स इज बेटी टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर एंड कदामाई और लैंड रेवेन्यू। देयर वर ऑल्सो टैक्सेज ऑन टचिंग द हाउस, द यूज़ ऑफ अ लैडर टू क्लाइम पाम ट्री, अ चेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। तो अब मैं इसे बताती हूँ। सबसे अधिक जो उल्लिखित, सबसे अधिक जिसका उल्लेख मिलता है वो है बेटी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। मतलब उनको उनसे नगद लेने की बजाय उनसे काम कराया जाता था, यानी जबरन काम, और कदमाई यानी कि भू राजस्वी थे। जबरन श्रम और कदमाई भू राजस्व थे। मकान पर जो छज्जा या जो छत डालते हैं उसके लिए लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का जो उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। मतलब जो इंस्क्रिप्शन है उसमें कई तरह के करों का उल्लेख मिलता है, 400 तरह की टर्म्स हैं। These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. They were also used to fight wars, which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and across to land as well as trade routes. The functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential family and position were often hereditary. This was true about the army as well. In many cases, close relatives of the king held this position. Okay, इसमें है ये जो रिसोर्सेज होते थे, ये संसाधन राजा की व्यवस्था का जो वित्तीय आधार बनते थे। ये मतलब ये जो चीज़ें कलेक्ट की जाती थी वो इनका इकोनॉमिक आधार, फाइनेंशियल जो राजा की जो होती थी पूरा फाइनेंशियल वो बनता था। एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, और साथ में मंदिरों और दुर्ग मतलब फोर्ट, किलों का निर्माण में भी इस्तेमाल होता था। ये संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा ज़मीन और व्यापारिक मांगों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। अब राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। मतलब इन्फ्लुएंशियल फैमिली से ही ये जो उन लोगों की नियुक्ति की जाती थी जो कर वसूल सकें। तो और ये प्रायः वंशानुगत होती थी, ये हेरिडिटरी थी। मतलब एक ही परिवार के लोग जो अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे वही कर वसूलेंगे। तो सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। जैसे आज भी ऐसा ही होता है हमारे यहाँ कि जो परिवारवाद है वो चलता आ रहा है। तो मतलब जैसे कि अभी आप बहुत ज़्यादा जो चर्चा सुन रहे होंगे नेपोटिज्म के बारे में फिल्म इंडस्ट्री में, कि जो एक एक्टर है, जो एक्टर की जो या परिवार से
फिल्मी परिवार से यदि कोई है, कोई बच्चा है या कोई हीरो हीरोइन जो आते हैं उनको आसानी से फिल्म वगैरह मिल जाती है, पर जो दूसरे लोग आते हैं उनको आसानी से नहीं मिलती। तो इसी तरह उस समय भी, मतलब ये उस समय से ही चला आ रहा है, और इसी तरह हमारे पॉलिटिक्स में भी है कि एक पॉलिटिशियन जो है उसका बेटा ही पॉलिटिशियन ही बनेगा। तो अब बिहार के चुनाव साथ आ रहे हैं सामने, तो हम देखते हैं कि लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं दोनों, वो भी चुनाव में, और बहुत से ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मतलब ये कि ये जो कहानी आज है वो उस समय से चली आ रही है, 8वीं शताब्दी से, 7वीं 8वीं शताब्दी से। तो आज का चैप्टर हम यहीं पर रोकते हैं, इसके आगे का कल से इसके आगे का स्टार्ट करेंगे।